दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भीम। मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल दीपक कुमार ऑफिशियल। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आज जिस मुद्दे पे हम आपसे बातचीत करने के लिए रूबरू हुए हैं वह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय है, हमारे देश से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन किसी भी देश के मुद्दे जो होते हैं वह सभी देशों में लगभग पाए जाते हैं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो है अभी काफी राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है और वह इस हद तक पहुंच चुका है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वहां पे इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद वह बांग्लादेश छोड़ चुकी है और वह अपने एयरफोर्स के विमान से दिल्ली प्रस्थान कर चुकी हैं। दिल्ली में एक हिडन एयरबेस पे उनके विमान को उतारा गया और वहां पर उनसे मिलने के लिए हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार एनएसए चीफ अजीत डोवाल गए। अब उन लोगों के बीच में क्या वार्ता हुई ये बातें तो अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत इस परिस्थिति में एक पड़ोसी राष्ट्र होने का जो उन्होंने फर्ज निभा रहा है, भारत सरकार निभा रही है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। इसका कहीं ना कहीं समर्थन होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बांग्लादेश की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट हो गया और वहां पे कहीं ना कहीं सेना का कब्जा जब संभवतः बांग्लादेश में होने जा रहा है। आज शाम में वहां के राष्ट्रपति से मिलने के लिए वहां के सेना प्रमुख गए, विपक्षी दलों की गुट गई और वहां पे एक अंतरिम सरकार के गठन की बात चल रही है। हम इस चीज पे चर्चा करेंगे आज की आखिर क्या वजह हुई बांग्लादेश में जो इतना बड़ा आंदोलन युवाओं का सड़कों पे उतर गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं की जान चली गई। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर के एक आंदोलन हो रहा है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए वहां की सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया था। इसी आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 21 जुलाई के फैसले के बाद माना जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंदोलन और भी उग्र हो गया और इस आंदोलन में लगातार हो रही मौतों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में नए सिरे से जारी हिंसा में नया मोड़ आ गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा यानी आज उन्होंने दे तो दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा जमा लिया है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। देश के हालात पर सेना प्रमुख ने बयान जारी किया है। सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की है। इससे पहले रविवार को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे जो शुरू हुए उसका विरोध प्रदर्शन एक बार फिर उग्र हो चुका था। इस हिंसात्मक आंदोलन के चलते 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हिंसा को रोकने के लिए देश में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। सरकार ने 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी। इन सबके बाद हालात फिर भी काबू नहीं आ सके। बांग्लादेश में जारी हिंसा के चलते भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। उधर संयुक्त राष्ट्र संगठन ने भी हिंसा पर चिंता जताते हुए इसे तत्काल रोकने की अपील की है। पिछले महीने यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अधिकांश व्यवस्था को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर हिंसा ने वहां आग का रूप धारण कर लिया। आखिर क्या वजह है कि बांग्लादेश में दोबारा हिंसा बढ़ गई और वह आरक्षण के आंदोलन को लेकर के? यह आंदोलन कब और कैसे शुरू हुआ? बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था क्या है जिसका विरोध हो रहा है? इस प्रदर्शन में अब तक क्या क्या हुआ और प्रदर्शनकारियों की क्या मांग है, ये सारी रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि बांग्लादेश में वर्तमान में क्या हो रहा है। देश में जारी हिंसा के बीच सोमवार को जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ ढाका छोड़कर के जब वो भारत में आ गई, दिल्ली की ओर आ गई, उनके देश छोड़ने के पद से इस्तीफे की अटकलें पहले से भी लग रही थी।
प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा जमा लिया है। रविवार यानी 4 अगस्त को देश भर में हुई हिंसा में करीब 100 लोगों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और रबड़ की गोलियां भी चलाई है, जिसके चलते ये मौतें हुई है। रविवार को हुई मौतों की संख्या, जिसमें कम से कम 14 पुलिसकर्मी भी शामिल है। यह आंकड़ा बांग्लादेश के हाल के इतिहास में किसी भी विरोध प्रदर्शन में एक दिन में सबसे अधिक मौतें और घायल हुए इसकी सूचना बताई जा रही है। 19 जुलाई को 67 लोगों की मौत हुई। उत्तर पश्चिमी शहर सिराजगंज के इनायतपुर थाने पर हुए हमले में 13 पुलिसकर्मी मारे गए। बताया जा रहा है कि दोपहर रविवार को कुछ लोगों ने थाने पे आके हमले भी कर दिए। कुछ जगहों पर सत्ताधारी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़प भी हुई। कुछ जगहों पर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं नेताओं की मौतें भी हुई है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। रविवार शाम से पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। रेलवे ने अपनी सेवाएं निलंबित कर दी और देश का वस्त्र उद्योग बंद कर दिया गया। सरकार ने रविवार को शाम 6 बजे से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा की और सोमवार से 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी की भी घोषणा कर दी। मोबाइल ऑपरेटरों ने बताया कि हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान दूसरी बार सरकार ने हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, व्हाट्सएप भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के जरिए उपलब्ध नहीं है। जुलाई में छात्र समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद हुई हिंसा में 300 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग इसमें घायल हुए। बांग्लादेश में आखिर हिंसा शुरू कैसे हुई थी? यह कहानी 1971 से शुरू होती है। 1971 वह वर्ष है जिस वर्ष बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और वह पश्चिमी पाकिस्तान का वह हिस्सा था, और पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में सामने आया। तो यह 1971 से एक कहानी शुरू होती है। ये वो साल था जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दे दिया। इसी आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी वहां की जो आवाम है वह स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के आरक्षण के विरुद्ध है। यह विरोध जून महीने के अंत में शुरू हुआ था। तब यह हिंसक रूप नहीं लिया था। हालांकि मामला तब बढ़ गया जब इन विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग सड़क पर उतर आए। 15 जुलाई को ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों की पुलिस और सत्तारूढ़ अवामी लीग समर्थित छात्र संगठन से झड़प हो गई और इस घटना में कम से कम 100 लोग घायल हो गए। अगले दिन भी बांग्लादेश में हिंसा जारी रही। कम से कम 6 लोग मारे गए। 16 और 17 जुलाई को भी झड़पें हुई और प्रमुख शहरों की सड़कों पर गश्त करने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। 18 जुलाई को कम से कम 19 और लोगों की मौतें हो गई, जबकि 19 जुलाई को 67 लोगों की जानें चली गई। इस तरह से इस हिंसक आंदोलन के चलते अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान बांग्लादेश में चली गई है। आंदोलन के चलते अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जानें तो चली गई, लेकिन सवाल यह उठता है कि आरक्षण 1972 में दिया गया तो आंदोलन अभी क्यों हो रहे हैं? 1972 से जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था। जून में उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने के फैसले को भी गैर कानूनी बताया था। कोर्ट के आदेश के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यह मुख्य वजह रही। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय अदालत में उन्होंने जो है चुनौती दी। सरकार की अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर दी। मामले ने तूल और तब पकड़ लिया जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध तेज कर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को जो है रजाकार की संज्ञा दी। दरअसल बांग्लादेश के संदर्भ में
रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने का आरोप लगा था और इस वर्ड ने बांग्लादेश में युवाओं को भड़का दिया। बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था क्या है जिस पर इतना बवाल हो रहा है, हम इस पर भी नजर डालते हैं। विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान तो था। 1972 में शुरू की गई बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था में तब से कई बदलाव हो चुके हैं। 2018 में जब इसे खत्म किया गया तो अलग अलग वर्गों के लिए 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। समय समय पर हुए बदलावों के जरिए महिलाओं और पिछड़े जिलों के लोगों को 10-10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसी तरह 5% आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए और 1% दिव्यांग कोटा दिया गया। हालांकि हिंसक आंदोलन के बीच 21 जुलाई को बांग्लादेश के शीर्ष न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में अधिकतर आरक्षण को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर वहां क्या फैसला सुनाया? 21 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत सभी सिविल सेवा नौकरियों के लिए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा निर्णय में यह निर्धारित किया गया कि अब केवल 5% नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा 2% नौकरियां अल्पसंख्यकों या दिव्यांगों के लिए आरक्षित होगी। वहीं बाकी बचे पदों के लिए अदालत ने कहा कि योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुले होंगे, यानी 93% भर्तियां अब जनरल कोटे से होगी, अनारक्षित कोटे से होगी। कोर्ट ने लगभग आरक्षण खत्म कर दिया। फिर क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? वजह क्या है? शुरुआत से प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित नौकरियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि इसकी जगह योग्यता आधारित व्यवस्था लागू हो। प्रदर्शनकारी इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि यह भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के समर्थकों के फायदे के लिए। बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आंदोलन और भी उग्र हो गया। छात्र संगठनों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब विरोध प्रदर्शनों का अंत नहीं है और इन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। जहांगीरनगर विश्वविद्यालय के विरोध समन्वयक महफूजुल हसन ने कहा कि उनकी अभी भी कई मांगे हैं जिन्हें सरकार को पूरा करना होगा, तभी वे प्रदर्शन समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा, अब हम अपने भाइयों की जान के लिए न्याय चाहते हैं। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हसन ने कहा कि छात्र समूह उन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को हटाने की भी मांग कर रहे हैं जहां प्रदर्शनकारियों को हिंसा का सामना करना पड़ा, और उन राजनेताओं को भी हटाया जाना चाहिए जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के बारे में भड़काऊ टिप्पणियां फैलाई। ढाका विश्वविद्यालय के छात्र और विरोध प्रदर्शन के समन्वयक हसीब अल इस्लाम ने कहा कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सकारात्मक मानते हैं, लेकिन मांग है कि आरक्षण संशोधक विधेयक संसद में पारित किया जाए। इस्लाम ने कहा कि विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी संशोधन मांगों के अनुसार एक कार्यकारी आदेश जारी नहीं करती है। पूरे मसले पर सरकार का क्या रुख रहा? बांग्लादेश में ताजा हिंसा के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा पैनल की बैठक की। इसके बाद एक बयान में पीएम हसीना ने कहा कि जो लोग इस समय सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं वे छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपने देशवासियों से इन आतंकवादियों का सख्ती से दमन करने की अपील करती हूं। राजधानी ढाका में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू हो गई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री सामंत लाल सेन ने कहा कि अस्पताल पर हमला अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि हर किसी को इससे बचना चाहिए। विरोध की शुरुआत प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरक्षण प्रणाली का बचाव करते हुए कहा था कि युद्ध में अपने योगदान के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को
सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उनका राजनीतिक जुड़ाव कुछ भी हो। उनकी सरकार ने मुख्य विपक्षी दलों, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पार्टी पर अराजकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इसी बीच सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने पीएम हसीना से सड़कों से सैनिकों को हटाने और संकट को हल करने के लिए राजनीतिक पहल करने का आग्रह किया। वहीं सेना प्रमुख जनरल वकर उज-जमान ने कहा कि सेना हमेशा लोगों के हितों और देश की किसी भी जरूरत के लिए मौजूद रहेगी। वर्तमान स्थिति यह है जो मैंने आपको बताया कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वकार उज जमान ने कहा है कि वह आज शाम में राष्ट्रपति से मुलाकात भी हुई है और एक अंतरिम सरकार के गठन की बात चल रही है। यहाँ शेख हसीना भारत सरकार से मदद मांगी है। भारत सरकार ने उनका जो एयरफोर्स का प्लेन है वह जो है उतरा है दिल्ली में हिडन एयरपोर्ट पर और उनसे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल उनसे मुलाकात हुई है। और जो बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे हुए हैं, वहां पे सेना और बीएसएफ काफी अलर्ट मोड में है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बांग्लादेश में है हो सकता है कि उधर से इधर आ सकते हैं। तो एहतियातन यह सुरक्षा बरती गई है। आगे बांग्लादेश में क्या होगा, यह एक चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है और इसमें कोई भी देश व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट नहीं ले सकता है, लेकिन भारत एक पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते अपना फर्ज निभा रहा है। आप बने रहें आगे के अपडेट के लिए। मैं दीपक कुमार, जय हिंद, जय भीम।